हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से तो चले हैं मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। सब दिन की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर हम लोग 16 करेंगे, जिसका क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं फोकस ऑन करियर क्लासेस। आप वहाँ ज्वाइन करके सभी टेस्ट का PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का सेट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि एक मिश्र धातु में जास्ता, तांबा तथा टीन का जो अनुपात है 2:3:1 के अनुपात में है, तथा अन्य मिश्र धातु में तांबा, टीन तथा सीसा 5:4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातु के समान भार लेकर के एक तीसरा मिश्र धातु बनाई जाए तो नई मिश्र धातु के प्रति कितना किलोग्राम सीसा का भार होगा, यही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जस्ता, तांबा और एक दिया हुआ है टीन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक सीसा का भी बात करते हैं, ठीक है। तो जास्ता, तांबा और टीन का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:1 दिया हुआ है, ठीक है। और तांबा, टीन, सीसा 5:4 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है। अब इसमें से बोल रहा है कि ये जो दोनों रेशियो दिया हुआ है इसमें से बराबर मात्रा में लेना है, ठीक है। और एक तीसरा मिश्र धातु बनाना है जिसमें कि सीसा का कितना वजन होगा उसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बराबर मात्रा में है कि नहीं। तो इसको बराबर मात्रा में देखने के लिए सबको जोड़ करके देखते हैं। 2, 3, 5 और 1, 6, यानी कि यहाँ कितना है 6 kg है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो 5, 4, 9, 3 12 kg है, ठीक है। तो ये 12 kg है, ये 6 kg है। इसको 12 kg बनाने के लिए इसको में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 12 kg हो जाएगा। तो अब ये अगर बात करें तो दोनों को अगर एक साथ अगर मिला देते हैं तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वजन क्या हो जाएगा, टोटल वजन जो हमारा हो जाएगा तो कितना 12 दूना 24, यानी 12 + 12 = 24 kg हमारा टोटल मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है कि सीसा का क्या होगा। तो सीसा हमारा क्या है 3 kg है, तो इसी में 3 kg का हम ज्ञात कर लेंगे। तो सीसा कितना है 3 kg बटा 12 kg, ठीक है। 3/24 है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 1/8 kg जो हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा सीसा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से लड़के तथा लड़कियां का अनुपात है 3:1 और कितनी और लड़कियां इसमें मिला दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, जिसमें से कि लड़का तथा लड़कियां का अनुपात जो है तो 9:5 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल जो है टोटल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट 36 हैं, ठीक है। और इसमें बॉयज और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। और इसमें क्या है कि कुछ लड़की है से क्या होता है बढ़ता है, जिससे कि इसका रेशियो जो चेंज हो जाता है 9:5 हो जाता है, ठीक है। तो अब बताना है कि कितना लड़की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करें लड़की का सिर्फ वृद्धि पूछ रहा है, इसका मतलब कि लड़का दोनों जगह बराबर होगा। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 9 है, तो हम इसको बराबर करने के लिए कम से कम इसमें क्या होगा 3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बॉयज गर्ल का रेशियो, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर करना है। यहाँ 9 है, यहाँ मतलब भी 9 होना चाहिए था। तो 3 दिए कितना हो जाएगा 9:3 और यहाँ कितना हो जाएगा 9:5। और इसी में क्या हुआ, ये दोनों लड़का बराबर है, यानी लड़की की संख्या में वृद्धि हुआ है, यानी यहाँ के देख लेंगे कितना 2 यूनिट हमारा क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट जो है हमारा 36 है, टोटल स्टूडेंट 36। अब बॉयज गर्ल को मिला करके 36 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + 3 यानी कि 12 का वैल्यू 36 है, ठीक है।
तो हम क्या लिख देंगे, यानी कि एक यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू जो आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि यही 2 यूनिट का वैल्यू हमको पता करना है। तो 3 गुना क्या लिख देंगे 2, यानी कि 6 लड़की क्या है, 6 लड़की की संख्या में 6 लड़की और आई है, जिससे कि उन लोगों का जो रेशियो वृद्धि होकर के कितना हो गया है, 9:5 हो गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा। हम पहले से ही औसत आपको बताने जा रहे हैं कि x संख्या का औसत दिया हुआ है y स्क्वायर, यानी कि x संख्या का औसत y स्क्वायर है और y संख्या का औसत x स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि x संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो x संख्याओं का अगर कुल योग अगर बोलें, x संख्या का कुल योग अगर बोलें, कुल योग, तो हम क्या लिख सकते हैं, x गुना y स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही अगर y संख्या का अगर कुल योग बोलें, y संख्या का कुल योग, तो हम लिख सकते हैं yx स्क्वायर। और यही टोटल अगर संख्या की बात करें तो टोटल संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x संख्या पहले से था, अब कितना है, y संख्या है, यानी कि टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा, टोटल संख्या हमारा x प्लस y हो जाएगा। अब इसी को रेशियो ज्ञात करने के लिए कुल योग बटा कुल संख्या अगर से भाग देते हैं तो हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर लिख सकते हैं कुल अगर x प्लस y संख्याओं का अगर कुल योग अगर बोलें तो क्या हो जाएगा, x वाई स्क्वायर और यहाँ वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बटा में क्या लिख देंगे, x प्लस वाई। अगर यहाँ से अगर x प्लस वाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं, x वाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच जाएगा क्या, x प्लस वाई कॉम आ जाएगा और नीचे x प्लस वाई है, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 2 आदमी हैं, ए और बी हैं। ठीक है, इन लोग का आय जो है से 5:3 में है। इसको 5x 3x लिख सकते हैं। ठीक है, और जो खर्च जो हुआ है खर्च का जो अनुपात है 9:5 है। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको अगर खर्च किए होंगे तो इन लोग के पास जो बचा होगा, से पहला व्यक्ति को बचता है 1300 रुपया और दूसरा को व्यक्ति को बचता है 900 रुपया। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, 5x माइनस अगर इसको अगर कर देते हैं 1300 बटा 3x माइनस 900 अगर लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 9:5। इसी का रेशियो दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25x माइनस 13×5 = 6500 इज इक्वल टू 9×3 = 27x माइनस 8100। ठीक है, अगर इस 25 को अगर उस साइड अगर भेज देते हैं और इस 8100 को इधर लाते हैं तो 8100 माइनस, ई माइनस में था तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6500 और यहाँ क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। 27 में से अगर 25 अगर घटा देते हैं तो यानी कि 8100 में से अगर 6500 घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 1600 और 2x, यानी कि x का वैल्यू जो आ गया हमारा 800 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसी का रेशियो पूछ रहा है कि a का आय और b का आय क्या था। तो a का आय बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुना 800 यानी कि 4000 और b का अगर आय की बात करें तो 3 गुना 800 यानी कि 2400 रुपये। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू वाट, इसी का फाइंड करना है। चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। इस सबको पता है। अब इसी का वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर लिख देंगे। और ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और प्लस 2, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, इस 36 में से अगर 14 को अगर घटा देते हैं हम, यहाँ ला करके 14 घटा देते हैं। ठीक है, अगर 14 घटा दें तो अब ये जो 2 हमारा जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 को यहाँ ला दिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा बराबर में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर 36 में से अगर 14 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 22 आ जाएगा, और 22/2 करेंगे यानी कि 11। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। ठीक है, तो उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि मिनिमम पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए टोटल मार्क्स जो है, टोटल मैक्स मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है तो हमारा 900 है। ये बंदा जो है तो क्या करता है, 33% अंक लाता है। ठीक है, यानी कि 33% अगर हम निकाल लें, 2 जीरो से 2 जीरो अगर कट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे अगर इसमें गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 तिया 27 2 29, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 297 नंबर भी वो ला रहा है लड़का, फिर भी क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। कितना नंबर से, 45 नंबर से। तो कितना नंबर लाता कि वो पास हो जाता, तो हम इसमें 45 नंबर जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। अगर इसमें 45 अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 342, यानी कि 342 नंबर जब लाता हो तो पास कर जाता। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि 1200 रुपये को 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपये हो जाते हैं तो 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 1200 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 वर्ष में इसका जो ब्याज हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, तो 1323 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल अगर मेरा 1600 रुपये हो जाता, 1600 रुपये रहता तो 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होता, मिश्र धन ज्ञात करना था। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम 1200 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, वो बढ़ करके कितना हो जा रहा है 2 साल में, 1323 रुपये हो जा रहा है। यानी कि 2 वर्ष में इसको कितना परसेंट इसका रेट फाइंड कर लेंगे, यानी कि कितना आ रहा है इसका ब्याज। तो अगर 1200 अगर 1323 में से अगर हटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। और 123 जो आ रहा है ये कितना, इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी का अगर परसेंटेज निकाल लेंगे तो अगर हम यहाँ से करें तो 12। ठीक है, यानी कि अगर इसको करें तो 10.25% है। ये 2 वर्ष का हमारा रेट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का रेट आपको हम पहले बताए थे कि मान लीजिए कि 2 वर्ष का रेट जो है 10.25% है, 25% है, तो 25% है तो कितना रेट रहा होगा, तो हम आपको बताए थे कि याद कर लीजिएगा, पहले भी हम पाई चार्ट बताए हैं। तो यानी कि 5% रहा होगा 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10.25%। यहाँ से हमारा रेट निकल गया 5%। ठीक है, तो अब हम 1600 का 3 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं 1600 गुना कितना
पहले से अपने आप में 100%, 5% बढ़ रहा है, यानी कि 105/100 का पावर 3 है, तो 3 वर्ष कर लेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको कितना 21 बार में और इसको 20 बार में, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 21/20, 3 बार है तो 21/20 कर लेंगे, 21/20 कर लेंगे। ठीक है, 20 से 400, 400 से 4 बार में कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, यानी कि इसके बाद अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो अगर 21 गुना 21 गुना 21 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 9261/5 बचेगा। और अगर इसी को अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 1852.20 पैसा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक नाव ए से बी तक तथा बी से ए तक की दूरी 3 घंटा में तय करती है। यदि शांत जल में नाव का चाल जो है 9 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो ए से बी तक की दूरी क्या है, मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है। ठीक है, ए है, बी है, एक नाव है जो शांत जल में उसका जो चाल है, शांत जल में 9 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और धारा का जो है 3 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो धारा के अगर दिशा में अगर इधर से जाएगा तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगा। और अगर इधर से आएगा तो कितना, 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाएगा। और दोनों जो डिस्टेंस मान लीजिए कि ए डी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है डी मान लेते हैं। ठीक है, यही दूरी को तय करने में, तो यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में कितना उसको लग जा रहा है 3 घंटा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है, तो मान लीजिए कि डी है, डी में अगर वो 12 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और उसी डी को अगर 6 के स्पीड से चल रहा है तो उसका जो लग जा रहा है टाइम टोटल टी 3 लग जा रहा है। तो इसमें अगर हम फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 LCM, यानी कि 2D + 1D इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं 3D इज इक्वल टू 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी कि अगर इसको 3 से 3 कट करेंगे तो यानी 12। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का डी का जो वैल्यू आ गया हमारा वो 12 किलोमीटर आ गया। और यही डी का वैल्यू हमको पता करना था, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सूरज की वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई शंकर के वर्तमान आयु से 5 गुना है। अब से 10 साल बाद सूरज की आयु शंकर की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सूरज का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सूरज है और उसका भाई है शंकर। ठीक है, तो इसको शंकर लिख देते हैं, एस से लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कि इसका जो रेशियो जो दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, 5:1 है। और ये इन लोग क्या होता है कि 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद इन लोग का जो रेशियो हो जाता है 3:1 का हो जाता है, यानी सूरज का आयु शंकर का आयु का 3 गुना हो जाता है। तो बताइए कि शंकर का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या अगर यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें वर्ष का तो हमारा 10 वर्ष दिख रहा है क्या, लेकिन रेशियो का अंतर बराबर है। यहाँ से देखेंगे तो 0 का अंतर हो जा रहा है, यहाँ से देखेंगे 2 का अंतर हो जा रहा है। तो रेशियो को बराबर करने की क्या, इसका डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी सूरज और शंकर, सूरज और शंकर का अगर नया रेशियो बोले तो 5 गुना 10, 10:2 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिख सकते हैं 12:4। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ जो अंतर जो दिखेगा सो 2 यूनिट का अंतर दिखेगा दोनों जगह। और 2 यूनिट का वैल्यू जो हमारा रियल जो एज में है वो 10 वर्ष है। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर क्या लिख देंगे 5 वर्ष। ठीक है, और यही जो हमारा जो पूछ रहा है 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यही जो हमारा पूछ रहा है कि सूरज का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। तो सूरज का वर्तमान आयु की बात करें तो 10 × 5 = 50 वर्ष हो जाएगा। यही अगर शंकर का पूछता तो 2 × 5 कर देते हैं, यानी 10 वर्ष हो जाता। अगर 10 वर्ष बाद अगर सूरज की आयु बोलता तो उसको लिख देते हैं 12 × 5 = 60। और अगर 10 वर्ष अगर बात बोलता तो
चार पचे 20 वर्ष हो जाता है। ठीक है, ऐसे फाइंड कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है सूरज का वर्तमान आयु, तो सूरज का वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। चलिए यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 9 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गणेश के पास छोटे और बड़े आकार के मार्बल हैं। छोटे आकार के मार्बल की संख्या बड़े आकार के मार्बल की संख्या से 50 अधिक है। यदि उसके पास 150 मार्बल हैं तो उनके संग्रहण में बड़े मार्बल की संख्या क्या हो जाएगी। मान लीजिए कि छोटा मार्बल दिया हुआ है, मार्बल और बड़ा मार्बल। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि छोटा और बड़ा मार्बल जो है, से बड़ा मार्बल से छोटा मार्बल का जो संख्या है वो 50 अधिक है। तो मान लीजिए कि बड़ा मार्बल जो है x है, तो ये क्या हो जाएगा x + 50। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छोटा मार्बल का टोटल जो संख्या है से 150 पीस है। ठीक है, तो आप बताइए कि जब ये 150 पीस है तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 100 पीस हो जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में ही कि उस गणेश के पास बड़े मार्बल का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कि बड़े मार्बल के संग्रहण में यानी कि उसके पास कितना प्रतिशत है। तो टोटल मार्बल कितना हो जाएगा, टोटल मार्बल की बात करें तो 250 हो जाएगा, यानी टोटल 250 हो जाएगा। इसी में हमारा 100 मार्बल का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 और 5 से 20 बार में, यानी कि 40% उसके पास क्या है, बड़ा मार्बल है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 तथा 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू हुआ तो दोबारा वह एक साथ कब बजेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है 11 नंबर है। ठीक है, 12 पे बजती है, 16, 24 और 36। ठीक है, इस टाइप का अगर दिया हुआ तो शॉर्ट में हम एलसीएम क्या निकालते हैं, इससे अगर कोई कट रहा है तो इसको कट कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 4, 24 पुराने के लिए क्या लिखना होगा, 4 3 12 दूना, इसमें और 2 देना होगा, 16 पुराने की क्या 4 दूना 8, आओ अगर 2 दे देंगे तो हो जाएगा। ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 144 मिनट आ जाएगा। अगर इसी को अगर घंटा में अगर चेंज करें तो 144 बटा 60 लिख देंगे, यानी कि 60 दूना 120, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट के बाद क्या है, ये जो चारों घंटियां हैं से एक साथ बजेगी। तो सुबह में 6 बजे बजा है, सुबह में 6 बजे बजा है, तो 2 घंटा 24 मिनट बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट अगर हम जोड़ देंगे 24 मिनट, तो हम क्या लिख सकते हैं 8:24 में दोबारा घंटियां चारों हैं से क्या करेगी, बजेगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से सी हो जाएगा। ठीक है, 8:24। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचती है। यदि वह उसका औसत चाल जो है 35 किलोमीटर पर घंटा अगर होता तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता। ठीक है, तो बताइए कि कितनी दूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दूरी था, यहाँ से यहाँ तक दूरी था। अगर 40 किलोमीटर मान लीजिए कि डिस्टेंस है डी। ठीक है, अगर 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अगर जाता है तो अपना सही समय पर पहुंचता। लेकिन यही अगर 35 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलता है तो 15 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और टाइम का अंतर दिया हुआ है 15 मिनट। तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल दूरी है 35 के स्पीड से चलेगी, जितना समय लगेगा उस दूरी को 40 के स्पीड से चलेगी, जो टाइम लगेगा वही दोनों का अंतर हमारा क्या दिया हुआ है 15 मिनट। तो इसको हम 60 से भाग देंगे यानी घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कह सकते हैं अगर करेंगे तो 40D माइनस 35D बटा 35 गुना 40 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 40 में से अगर 35 घटेगा यानी कि
5D बराबर 35 गुना 40 इज इक्वल टू 1/4। अगर यहाँ से अगर करें तो 5 सत्ते 35 और 4 दें 40, यानी कि डी का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। यही डी का वैल्यू हो जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक चतुर्भुज मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है। अगर इसका परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है, तो 966 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई चतुर्भुज है, उसका चारों भुजा का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 2:3:4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज का अगर हम परिमाप की बात करें तो भुजाओं का योग बराबर क्या होता है, परिमाप, भुजा का जितना लेंथ है, लंबाई है, उसका योग अगर कर दें तो परिमाप निकल जाएगा। यानी कि टोटल परिमाप जो दिया हुआ है तो हमारा 966 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो चारों का जो रेशियो का अनुपात है, इसी को जोड़ करके जो वैल्यू आएगा वो 966 आएगा। तो 3 2 5 4 9 5 14, इसको अगर x अगर मान लेते हैं तो 14x का भी जो वैल्यू दिया हुआ है तो 966 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 14 से अगर 966 को अगर कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 69 हो जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 69 हो जाएगा। तो हमारा जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ क्या है, 2x है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 69, और 2 गुना 69 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 138 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे छोटी भुजा जो होगी वो 138 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है तो 7,380 रुपये है। ठीक है, तो निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट दिया हुआ है तो 12% दिया हुआ है। ठीक है, और जो टाइम जो दिया हुआ है वो 5 वर्ष दिया हुआ है। अब इसी का जो साधारण ब्याज जो दिया हुआ है, जिसको SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो दिया हुआ है 7,380 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज में ही होता है ना कि 1 साल का 12%, तो 5 साल का कितना, 12 × 60%, और 60% का वैल्यू 7380 दिया हुआ है। तो हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल बताए थे कि अपने आप में कितना होता है 100%, तो 60% का वैल्यू 7380, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, एकदम आसान से आंसर आ जाएगा। तो बताइए 5 वर्ष का SI जो हो जाएगा वो परसेंटेज में लिख सकते हैं कितना, 12 × 50 60%, 60% का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 7380 दिया हुआ है। यानी कि 100% का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो 7380 डिवाइडेड बाई 60 गुना 100 अगर करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको अगर 6 से अगर 738 में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 123 बार में कट जाएगा। यानी कि 123 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12300, यानी कि 12,300 क्या हो जाएगा, मेरा मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, निवेश की गई राशि हो जाएगी। ठीक है, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट इसी प्रकार से इन्फिनाइट तक अगर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जाता है तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम आपको पिछले दिन ही बताए थे कि ये जो 72 दिया हुआ है इसको तोड़ना है n × n+1 के रूप में तोड़ना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 और 9 के रूप में अगर तोड़ देंगे तो 8 अगर n है तो n+1 9 हो जाएगा। यानी कि लगातार संख्या में तोड़ना है। ठीक है, और लगातार संख्या में तोड़ना है तो 8 गुना 9 लिख सकते हैं, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर माइनस के चिन्ह अगर दिया हुआ है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है
तो बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ माइनस है, इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा से 8 आंसर हो जाएगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दो संख्याओं का योग 120 है और इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो दिया हुआ है वो 15 है। तो दोनों संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है, ठीक है। मान लीजिए कि दो संख्या है, दो संख्या का जो HCF दिया हुआ है, HCF वो 15 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को हम मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहली संख्या को हम मान ले रहे हैं 15A और दूसरी संख्या को 15B मान ले रहे हैं। अगर ये दोनों का जो योग जो दिया हुआ है, ये दोनों का योग जो दिया हुआ है, तो हमारा कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 15 अगर कॉमन ले लेंगे तो A + B का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। अगर इसी को अगर 15 से अगर कट करेंगे तो 8 बार में, यानी कि A + B का जो वैल्यू हो जाएगा से 8 होगा। तो अब बताइए कि इसको किस टर्म में हम लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ से लिखते हैं A + B = हमारा 8 आ गया है। अब इसी को दो टर्म में लिखना है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5 और 4 + 4 लिख सकते हैं। यही 4 जोड़ा होगा जिसमें कि कौन कौन जोड़ा पॉसिबल है। तो देखिए अगर यहाँ से अगर बात करें तो 1 और 7 में कोई कॉमन है नहीं है, तो एक संख्या A हो जाएगा, अगर दूसरा एक जोड़ा ये हो जाएगा। और अगर 2 और 6 में कॉमन आ जा रहा है इसलिए इसको नहीं होगा। अगर 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है यानी कि ये भी हो जाएगा। और 4 4 में कॉमन आ जा रहा है इसलिए नहीं होगा। तो जोड़ा जब भी फाइंड करते हैं तो कॉमन वाला संख्या को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमको 2 ठो जो संख्या दिख रहा है, यानी कि एक ये वाला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, यानी कि 2 जोड़ा हमारा क्या है पॉसिबल है, 2 जोड़ा पॉसिबल है। और बोलता कि 2 जोड़ा में वो कौन कौन संख्या होता, कौन कौन संख्या हो जाता। तो इसको से 15 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 15 ही कहीं 15 हो जाता। और 15 × 7 करते, यानी कि 15 छक्का 90, 15 7 105, यानी कि ये एक संख्या हो जाता। अब एक संख्या हो जाता 15 × 3 = 45 और एक हो जाता 15 × 5 = 75। यही 2 ऐसा संख्या था जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता 15 हो जाता और जोड़ने के बाद हमारा 120 होता है। तो यही 2 जोड़ा पॉसिबल है, इसके अलावा कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा 15 3 यहाँ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ठीक, यही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होता है सभी से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है देख लीजिएगा बी हो जाएगा ना, इसमें 2 जोड़ा दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई जो है से 195 मीटर और चौड़ाई जो है से 143 मीटर है, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ी से आकार की टाइल्स लगाना है, ठीक है, जो वर्गाकार है। तो टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि कोई कमरा है, इसका जो लंबाई जो दिया हुआ है से 195 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई जो दिया हुआ है से 143 मीटर दिया हुआ है। तो अब इसमें बड़ा से बड़ा जब टाइल्स की बात करें, ठीक है, तो हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर 143 का और 195 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर HCF निकालते हैं तो HCF जो हमारा हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो और वर्गाकार है तो HCF अगर 13 आ रहा है तो कोई एक वर्गाकार टाइल्स होगा, इसका प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल में इस टाइल्स का क्षेत्रफल से अगर भाग दे दिया जाए तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, यानी टाइल्स का कितना संख्या होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि टाइल्स की संख्या, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 143 × 195 डिवाइडेड बाई 13 × 13 लिख देंगे, ठीक है। अगर 13 से अगर 143 को कट करें तो हमारा 15 बार में, और 13 से अगर 195 को अगर कट करें, सॉरी 13 को अगर 143 को अगर कट करेंगे तो 11 बार में कटेगा, और 13 से अगर 195 को कट करें तो 15 बार में कटेगा। यानी कि 11 × अगर 15 अगर लिखें तो हमारा 165 टाइल्स, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 25 रुपये प्रति केजी वाले अनाज को 40 रुपये पर केजी वाले अनाज के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 48 रुपये बेचने पर उसको 50% का लाभ हो। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कि अनाज है वो 25 रुपये पर केजी बेच रहा है। ठीक है, और दूसरा जो अनाज है वो 40 रुपये पर केजी बेच रहा है। ठीक है, और एक टर्म और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 48 रुपया में बेचने पर उसको 50% का फायदा हो रहा है। यानी कि अपने आप में जो पहले जो जितना में बेच रहा होगा वो 100% रहा होगा, यानी कि 48 का जो वैल्यू दिया हुआ है 150% का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 100% का हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर 50 दूना 100, 50 दिया 150, इसको बोल दें 16, यानी कि जो बेचा होगा उसको दोनों को मिला करके कितना में बेचा होगा, 32 रुपये पर केजी में बेचा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 32 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा हो जाएगा। अब इसी को हम एलिगेट कर लेंगे। ठीक है, एलिगेट करेंगे तो अगर 40 में से अगर इसको घटाते हैं 32 को तो 8 आ जाएगा, और ठीक है, और 25 में से अगर 32 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि 8:7 के अनुपात में 25 रुपये पर केजी वाला अनाज और 40 रुपये पर केजी वाला अनाज को दोनों को मिला करके अगर 32 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर बेच देता है, ठीक है, तो हमारा क्या है 7:8 के रेशियो में बेचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर जो दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड करना है 1/a+1 प्लस 1/b+1 और 1/c+1। ठीक है, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग टर्म में फाइंड कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश इस टाइप का क्वेश्चन में ये करते हैं कि ए, बी और सी का वो कौन सा वैल्यू रख लें जो ये जो तीनों इक्वेशन जो दिया हुआ है मेरा वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम एक थोड़ा सा अगर कंसीडर करते हैं, तो अगर हम ए बराबर अगर 1 मानते हैं, बी बराबर 1 मानते हैं, सी बराबर 1 मानते हैं, तो देखिएगा अगर 1 का स्क्वायर + 1 यानी कि 1 बराबर 2 नहीं हो रहा है। चलिए 2 रख करके देखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर = 2 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जा रहा है मेरा, यानी कि ए का जो वैल्यू हमारा जो आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि तीनों का वैल्यू अगर 2 हम अगर मान लेते हैं तो ये जो इक्वेशन जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, ये तीनों है से संतुष्ट हो जा रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है, यानी कि ए, बी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/a+1 यानी कि 2 + 1, यहाँ पे भी लिख सकते हैं b+1 यानी कि 2 + 1, यहाँ पे भी लिख सकते हैं c+1 यानी कि 2 + 1। इसको टोटल अगर करते हैं तो 1/3 + 1/3 + 1/3, अगर तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 3/3 आ जाएगा, जो कि हमारा एक आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 20, देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है 7√3 मीटर बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात कह रहा है कि ये कोई खंभा है, ठीक है, इसका जो ऊंचाई है 7 मीटर दिया हुआ है। अब इसका जो यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश लग रहा है, यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश लग रहा है, तो इसका जो छाया जो बन रहा है, तो छाया तो कंफर्म है कि यही बनेगा। इसका जो छाया है 7√3 मीटर का बन रहा है। तो बताइए कि इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि लंब बटा आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ठीक है, तो मान लीजिए कि थीटा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि 7/7√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। तो tan में अगर बात किया जाए तो tan 30 का मान जो होता है, tan 30 डिग्री का मान जो होता है से क्या होता है,
यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा, और tan 30 का मान जो होता है से 1/√3 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा आंसर, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आज का सेट जो है से हमारा समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेट में। ठीक है, ये जो सेट है, मान लीजिए कि ये जो सेट है से 16 नंबर सेट है। एक मेरा दोस्त है विक्रांत नाम करके, वो मेरा डेली है से वीडियो देखता है। ठीक है, तो उसने कहा कि सेट नंबर जो है, सेट नंबर 14 में है से कुछ क्वेश्चन को हमने बताने में गलती कर दी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन जिसका अगर बाय द वे हर एक व्यक्ति से मिस्टेक होता है, अगर वहाँ पे अगर गलती हुआ होगा समझाने में तो चलिए उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और हम आगे ये कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम उस विक्रांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि हमको कम से कम कॉल करके सजेस्ट किया कि आपका भैया यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, चलिए विक्रांत भाई को धन्यवाद, और आप लोग भी मेहनत करके आगे बढ़िए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।